नमस्कार मित्रों, मैं आदित्य राज आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप सभी जिंदा दिल होंगे और आने वाला समय की शुरुआत के लिए लगातार आप परिश्रम। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो भी आपका उद्देश्य है, उद्देश्यों में हर व्यक्ति का एक अपना अपना सपना होता है। सपने को साकार करने के लिए कहीं न कहीं आपको एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बनाने पड़ती है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो ऐसे में हम मानते हैं कि आज की जो आपकी टॉपिक है, उसके ऊपर आज सबसे पहले प्लानिंग बना लेते हैं। और उसका मूल जो उद्देश्य ये है कि यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अखिल भारतीय सेवा का एग्जाम हो, तो जाहिर सी बात है सबका सिलेबस अपना अलग अलग है। लेकिन उस सिलेबस में देखा जाए तो जहाँ तक जीएस सेगमेंट का बात है या समान ज्ञान का बात है, उन सामाजिक अध्ययन में कुछ पॉइंट्स आपको बड़ा ही बारीकी नजर आएगा और उसी बारीकी पॉइंट को आपको माइक्रो टीचिंग करके थोड़ा सा विस्तार देके आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं आज आपकी जो विषय वस्तु की जो शुरुआत करूँगा वो मैं इंडियन पॉलिटी से शुरुआत करूँगा कि सबसे पहले कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ा कैसे जाए। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इंडियन पॉलिटी को हमेशा देखे होंगे कि कोई ना कोई, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेट करके दिया गया हो या आप मान के चलिए तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रत्येक साल देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये है कि इसकी पकड़ कैसे बनाएं और किस तरह से चीज़ को पढ़ा जाए, क्योंकि जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं, खास करके आपका अखिल भारतीय सेवा से लेकर खास करके राज्य सेवा तक में देखने को आपको ये मिलता है, जो भी प्रश्न आता अप्लाई टाइप, डायरेक्टली क्वेश्चन कोई भी नहीं। डायरेक्टली क्वेश्चन आज से 5-10 साल तो उन चीज़ों को तो आप दरकिनार कर लीजिए, किताब में बहुत सारे तथ्य होते हैं, लेकिन आज तो तथ्यों के सहारे के एजम्पन को समझेंगे कि आखिर इसके विषय वस्तु को समझा कैसे जाए, अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाया जाए, इसकी हम लोग बात करें। तो जैसा कि टॉपिक है हमारा राज्य व्यवस्था। राज्य बात है राज्य व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस में जो मेंशन किया गया बोर्ड के द्वारा, उसमें पॉलिटिकल साइंस का जिक्र नहीं, पॉलिटी शब्द का उल्लेख है ना। तो यहाँ पर पॉलिटी पे ध्यान देंगे, पॉलिटिकल साइंस में कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही विस्तारित विषय का एक छोटा सी अंश है। हर देश की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, हर दार्शनिक का अपना अपना विचार होता है। उन चीज़ों को दरकिनार करके हम एक व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था मेरे ख्याल से अगर आप अपने घर में या हमारे घर में जब आप एक परिवार को पालन पोषण कर रहे हो, तो एक कहीं ना कहीं सामान्य सी व्यवस्था लेके चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था होता है, उसमें राजनीतिक व्यवस्था होता है, उसमें आर्थिक व्यवस्था होता है, और उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट को समन्वय स्थापित करने के लिए आप व्यवस्था स्थापित करते हैं। उस व्यवस्थाओं में प्रोटोकॉल जैसे शब्दों का भी आप कभी सुने। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल मान के चलिए एक सामान्य सा नियम जैसे घरों में अच्छे बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के उनके माता पिता गार्जियन होते हैं, कुछ नियमावली बना देते हैं। शाम के समय आपको पढ़ना है, सुबह आपको पढ़ना है, हर तरह का अपना प्रोटोकॉल होता है ना। ठीक वैसे ही इस तरह से परिवार को चलाने के लिए एक सामान्य नियम होता है, घर को चलाने के लिए, ताकि शांतिपूर्वक विकास कर सके, सिद्ध कर सके और अपने आने वाला समय कर सके तो अपने आप को विकास नहीं बल्कि पूरी तरह से विकसित कर सके। ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था, ये जो राज्य व्यवस्था आप ये देखें, एक शब्द आया आपका राज्य, है ना। तो जितने भी विचारक हैं, उन विचारकों ने सबने अपने राज्य की परिभाषा अलग अलग दिया है। ऐसी बात है कि परिभाषा तभी टूटता है जब अगला व्यक्ति उसका आर्गुमेंट करे, है ना। लेकिन इसमें तो सबसे सटीक है कि राज्य की परिभाषा क्या हो, किसको राज्य हम कहें। क्या उत्तर प्रदेश अपने आप में राज्य है? भारत एक अपने आप में राज्य है? क्या आपका वाराणसी जो एक छोटा सा प्लेस है उसमें राज्य है? क्या पटना अपने आप में राज्य है? क्या रेलवे जो हेडक्वार्टर है वो अपने आप में राज्य है? क्या आरबीआई जो बैंक है वो अपने आप में राज्य है? तो यहाँ पर हम ये देखें कि राज्य की वास्तविक परिभाषा क्या है और राज्य व्यवस्था के अंदर राज्य किसको कहते हैं। तो पहले इसको, ठीक है। हाँ, पहले तो ये देखिए हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस है कि राज्य व्यवस्था किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। तो
ध्यान रखिएगा, हर घर को चलाने के लिए मैं बोला नियमा चाहिए, वैसी तरह देश को चलाने, कंट्री को उड़ाने के लिए, कंट्री को सही वहाँ कराना, लोगों को विकास करने कुछ न कुछ व्यवस्था की जरूरत होती है। तो यहाँ एक शब्द आता है राज्य किस, तो बहुत ही आसान सी भाषा में समझे राज्य किस, इसके लिए बहुत ही समान सा चीज कंपोनेंट्स, घटक क्या मिला दें कि राज्य की योग्यता हो जाए। विचारकों ने कहा कि देखिए आप ट्यूशन की बात नहीं कर, विचारकों की बात हो कि राज्य कहते, तो जब हम राज्य की बात करते हैं तो कम से कम कुछ कंपोनेंट्स इसके पास चाहिए। जैसे एक अच्छा मानव होने, अच्छा आदर्शवादी पुरुष या आदर्शवादी महिला, कुछ उसके सिम्टम्स होने होने, ठीक उसी राज्य जो के अंतर्गत कुछ मुख्य घटक हो और उस घटकों के सहारे हम उससे बोलेंगे कि यह अपने आप में क्या है, राज्य है। यहाँ पर राज्य की जब हम परिभाषा करते हैं तो पहले भाग हो, भाग लैंड हो, और जब बात करते हैं कि अगर भूभाग है, क्या है, भूभाग है, उसके पास एक एरिया है, तो निश्चित है यहाँ, है ना। और जब बात करते हैं जनसंख्या है तो इसके अंदर एक संप्रभुता हो, संप्रभुता हो, क्या हो, संप्रभुता। अब यहाँ एक टर्म आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये कीवर्ड आपके दिमाग में प्रश्न पूछता है कि भारत एक संप्रभुत्व राज्य है ना, तो संप्रभुत्व को कहाँ तक विस्तारित किया गया है, कौन से संप्रभुत्व किस हद तक मायने रखता है, क्या वाकई में संप्रभुत्व की जो परिभाषा है वो उस पर भारत जैसा देश खड़े उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न किस प्रकार के आएंगे इसको तो आप पहले हटा दें। सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत की संविधान है, जो शब्द शैली है, भली भांति आप उसको पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब पेपर में प्रश्न आता है तो आप देखे होंगे कई बार इस संविधान का व्याख्या कौन करता है। ऐसी बात है, हमारे संविधान का अंत व्याख्या करने वाली उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका होती है। जब जरा सा भी संशय होता है तो बात को डिफाइन करता है कि इसका सही सही अर्थ क्या है। कई बार तो ऐसा ही होता है अपने ही बातों पर क्या करता है वो पलट भी जाता है ना। जैसे कि आप प्रस्तावना को ही देख लीजिए, एक समय रहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है, लेकिन कुछ ही वर्षों के पश्चात फिर से जब आता है मामला तो वही सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का अंग है। निश्चित रूप से जहां संशय है, जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ कुछ शब्दों में मिस्टेक है, आप पूरे संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना के शब्द शैली में डुबकी लगा सकते है ना। तो कहीं ना कहीं चीजों को समझने की जरूरत है। तो ये आपका एक आ गया क्या, भूभाग, ये एक आपका आ गया क्या, जनसंख्या, और एक आपका क्या आ गया। हम लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं, यहाँ मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो राज्य है, राज्य किससे कहा जाए, क्लियर यहाँ तक। तो संप्रभुता क्या है, संप्रभुता का अर्थ क्या है कि अगर आपके खुद के विचारों में सेकंड पर्सन इंटरफेयर ना करे तो हम कहें कि आपको पानी पीना, आपको जूस पीना है, ये नहीं कि मैं जो कहूं आप वो करो, इसका मतलब आपको पता नहीं है। एक समय रहा कि भारत ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उसका उपनिवेश बन, कुछ खामियां रही, में खामियां की वजह से काम हो जाता, आज भी ऐसा ही है। आज का जो उनका फ्लेवर है, ऊपरी रंग है, वो बदल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी के अधीनता हो जाती है। जैसे एजुकेशन एक जो जब आप पढ़ते हैं, जब हम लोग सीखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, तो उसमें शिक्षा जो है दिमाग को जिंदा रखने के लिए नहीं है। आज की आधुनिकता में शिक्षा सिर्फ नौकरी लेना है, धीरे 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 सब क्या होती है, बदल जाती है। यहाँ भी यही संप्रभुता का अर्थ ये हुआ कि आपको यदि अब कानून बनाना है अपने देश में, तो कोई बाहरी देश आपके जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है या आपके नियमावली है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि वर्षों पहले, अब आज़ादी से
की बात करें तो जो भी कानून बनाए जाते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसका बहिष्कार किया। हम लोगों ने उसका जवाब दिया कि नहीं। जैसे कि इसका मुख्य कारण क्या है, संप्रभुता देने के पीछे कारण क्या है। संप्रभुता देने के पीछे एक सामान्य सी बात अगर बताएं, मैं आपसे ये कहूं कि आपका आर्थिक विकास अवरुद्ध है, आपके घर का क्या अवरुद्ध है, आर्थिक विकास। आपका आर्थिक विकास बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, और आप हमसे पूछते कि सर हमें आर्थिक विकास हमारा घर का कैसे, तो मुझे लगता है कि मैं आपके एक मापतोल तो कर सकता हूँ इकोनॉमिक्स के तौर पर, व्यवस्था के आधार पर। सही मायने में जो वास्तविक समस्या है उसका नॉलेज आपको होगा, क्योंकि उस घर में आप रह रहे हैं। आप हर व्यक्ति से इसकी क्या डिमांड, क्या सिचुएशन, कौन कितना कमाता है, राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि देश हमारा है, यहाँ के रहने वाले लोग हमारे हैं, और यहाँ के जो संस्कृति सभ्यता है उससे हम भली भांति परिचित है। अर्थात अगर हम और आप मिलकर कानून में कहीं एक सामंजस्य स्थापित हो सकता है। लेकिन ब्रिटिश जो हैं वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ के संस्कृति में पले भरे नहीं है, बल्कि सीखे जरूर हैं लेकिन जन्मजात नहीं है। अर्थात उनको कानून कहीं न कहीं यह कमियां जरूर महसूस होती थी कि सही मायने में भाई नहीं कर पा रहे हैं, और इसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया, और अंतर देश को याद करा के हम लोग का संविधान। तो उसी में ये संप्रभुता है कि हम अपने देश में कानून जब बनाएंगे तो बाहरी देश से मसला नहीं है। ठीक उसी तरह से यदि आपको अपनी इच्छा से पानी आपकी दे रहे यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं उस जनसंख्या में एक संप्रभुता होनी, ठीक है। अब सवाल है कि ठीक है भाई ये संप्रभुता वाला चीज तो हो गया, जब तक आप अनुशासन किसी भी स्थान का विकास और है ना, मतलब कह सकते हैं कि शासन विकास की पहली सीढ़ी है। अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, अगर आप अपने घर में अनुशासन में नहीं, अगर अपने ऊपर अनुशासित नहीं करेंगे कि आप मुझको क्या करना है, तो निश्चित रूप से आपका विकास विकास न होकर हरास होने लगे, है ना। तो यहाँ पर उस चीज को देखरेख करने के लिए जरूरी है प्रशासक अर्थात प्रशासन, अर्थात इसके लिए जरूरी है क्या, सरकार। क्या जरूरी है इसके लिए, सरकार। जो समस्या है जगह का, स्थान का, उस भूभाग का, तो देखा जाए और उस समस्या का क्या किया जाए, समाधान किया जाए। प्रारंभ में राजा होते थे, पर जनता के द्वारा चुने गए कुछ लोग होते हैं, जैसे आप संसद में देखते हैं, संसद के राज्यसभा में देखते हैं, राज्यों के विधानसभा में देखते हैं। तो अर्थात लोकतंत्र में तो ये होता है ना कि खुद ना जाके हम अपने मन क्या करते हैं, भेज देते हैं कि भैया हमारी जो समस्या है तो क्या करोगे, समाधान, है ना। लेकिन वो तो बात की बात है कि आप या नहीं होती है, फिर जनता के पास अपनी पावर है, 5 साल में अपनी चेंज भी कर देते हैं। यहाँ क्या हुआ कंडीशन, एक आपके पास भूभाग चाहिए, एक आपके पास जनता, एक आपके पास क्या संप्रभुता, और एक क्या आपके पास सरकार। हम लोग अभी बेसिक बात, और बेसिक इसलिए कि अभी हाल ही फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं उसमें सरकार के कुछ आर्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 16, एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 21 को विस्तारित किया गया, है ना। ये विस्तार करने इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या वाकई में मूल अधिकारों को विस्तारित करने से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर आप ये पॉइंट तो समझ कि राज्य किसको कहते हैं, पॉलिटिकल लैंग्वेज में तो राज्य आप इसको मोटे तौर पर, ठीक है, किसको, जहां भूभाग हो, संप्रभुता हो या सरकार। अब आप बताइए चारों चीजें हैं तो निश्चित से आप कहेंगे कि भारत के पास भी ये तो देखते हैं ना, भारत राज्यों का क्या है, संघ है, मेरे यहाँ तक बात। अर्थात ये भी अपने आप में क्या है, राज्य है। और ये जो छोटे छोटे जो पार्ट हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हो रहे हैं, ये अलग नहीं है, ये क्या है, हिस्सा है। सिर्फ इसे अलग इसलिए किया गया क्योंकि भारत में ज्यादा है। ऐसा ही मान लीजिए कि मान लीजिए एक माला है, उसमें अनेकों प्रकार के जो है फूल गाथे हुए, और एक धागा में क्या है, बंधा हुआ है, ये अलग नहीं है, मेरे यहाँ तक। तो यहाँ पर मैंने आपको ये किया कि जो राज्य है आप उसको, ठीक है, आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ताकि आने वाला जो आपका टॉपिक रहेगा कि राज्य तो समझ में आए। अब सवाल है व्यवस्था का, कोई राज्य खुशहाल कैसे रहेगा,
कि राज्य का सुदृढ़ विकास कैसे होगा, किस तरह से अपने यहाँ रहने वाले जो जनसंख्या है अर्थात वहाँ के जो लोग हैं उनको अधिकार दिए जाएंगे। तो जरूरी है कि व्यवस्था बनाने, और व्यवस्था हमेशा पर आधारित हो, चाहे वो विधि कोई सा हो, है ना। तब हमें जरूरत पड़ता है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो किसी राज्य को मजबूत करता है, और इस जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें महसूस होता है कि हमारा संविधान कैसे इस व्यवस्था को मजबूत करता है, दृढ़ करता है ना। अब आप यहाँ ये समझ लीजिए, राज्य तो हम समझ लिए, व्यवस्था भी, क्योंकि अब ये देखना कि ये हर देश का अपना अलग अलग होगा, है ना। प्रत्येक देश का सबका अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब जगह समाज अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है उसके अनुरूप ही आपको कार्य करना पड़ेगा। यहाँ जो राज्य व्यवस्था है वो कहाँ की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, आपको किस देश में एग्जाम देना है, भारतीय भारतीय राज्य। क्लियर यहाँ तक? जब हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आधार है, किस तरह से अपने देश को रन करवाता है, और वो पूरी तरह से आधारित है पर भारत का संविधान। बोला ना कि व्यवस्था, व्यवस्था का जो मूल आधार है हमारा क्या है, संविधान। तो भारत का, अब हम लोग यहाँ पर वो नहीं पढ़ेंगे तथ्य में, बुकों में तो बहुत सारे लाइन बाय लाइन लिखा रहता है, उस बात को आप कहीं बुक से पढ़ लीजिए। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पूरी भारत की राज्य व्यवस्था जो आधारित है, आधारित है संविधान पे। तो सब चीज छोड़ दीजिए, आपको सीधा संविधान पे बात करना है। अब सवाल ये कि समझना, क्योंकि अगर आप गलत समझ लीजिए कि ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए संविधान इतना अच्छा है, आप कई बार सुनते होंगे भारत का संविधान अच्छा नहीं है, कई बार आप सुनते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, हमारे देश में भारत का संविधान है जहां पर आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पीएम, प्रधानमंत्री, या आप सांसद ले लीजिए कि निश्चित रूप से पीएम भी अपने आप में पहले सांसद ही रहेंगे, है ना। तो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का संविधान में कहीं उल्लेख, और इस बात से हम आप बहुत सारे भारत के लोग ऐसे हैं कि भाई ग्रुप डी का अगर एग्जाम आपको झाड़ू पोछा लगाना है तो कम से कम एज तो आपको 18 वर्ष चाहिए, और मैट्रिक कम से कम पास हो, और उसके बाद आप एक एंट्रेंस एग्जाम दें, उसमें आप कटअप लगाएं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं। ऐसा क्या कारण कि इतने बड़े पद पे जाने के लिए कोई भी संविधान में कहीं भी एजुकेशन सिस्टम का उल्लेख नहीं। अब इस बात से जो, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति कहेगा कि यह गलत है, पढ़े लिखे होने से उसका दिमाग चलता है, वो सोचता है, विचार कर सकता है, थॉट दे सकता है, तर्क दे सकता है। ये कैसे तर्क देंगे, है ना, जब लिखा ही नहीं तो बहुत गलत होगा, अपराध हो जाएगा। यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों नहीं रखा गया, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि शिक्षा जो होता है वो स्वरूप है ना। आप जो लिखते हैं वो अपनी भाषा को प्रकट करने, यहाँ ध्यान रखिए कि अगर शिक्षित वर्ग में यहाँ मेंशन कर दिया जाता कि भाई राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है बात, क्या बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए स्नातक चाहिए कम से कम, और उनका कम से कम स्नातक में 50% मार्क्स, मान लीजिए मैंने लेट कंसिडर किया है, कल्पना किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है चलो हो जाता है। अब ये बताइए कि जब देश आजाद हुआ, क्या देश के आजादी के बाद भारत में सभी लोग साक्षर हैं, स्नातक हैं? आप देखे होंगे हमारे देश में शिक्षा का जो विकास हुआ उसमें फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया गया, छान छान कर शिक्षा दिया गया। छानना समझते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर उच्च वर्ग को पढ़ा दिया जाए तो जो निम्न वर्ग वाले हैं उसके ऊपर शासन करना आसान हो जाएगा, तो वैसे ही हमारे अंतर। तो अगर भारत के संविधान में प्रारंभ में ये बात लिख दी गई होती इस पद पर जाने की शिक्षा इतनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं तानाशाही हो जाता, मोनोपोली हो जाता, क्योंकि उस समय एक ही वर्ग पढ़ा हुआ था। कौन सा वर्ग? उच्च वर्ग पढ़ा हुआ होता, और निश्चित रूप से पर उस वर्ग का तानाशाही और ज्यादा बढ़ने लगता, और जिस दिक्कतों का सामना कर रहे थे अर्थात संविधान, दिमाग लगता कि नहीं, यहाँ पर शिक्षा का मेंशन ही नहीं करते हैं,
ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए अब एक माता पिता है पढ़ा लिखा और एक माता पिता है अनपढ़। अब आप बताइए कि दोनों अपने बेटा बेटी से कितना प्यार करें। तो जहाँ तक भाव का समान है, जहाँ तक भाव का बोध है, वो दोनों के नहीं रखेगा। चाहे वो अनपढ़ का बेटा हो या पढ़ा लिखा का बेटा हो, उसके लिए तो वो बेटा ही रहेगा या बेटी रहेगी। यहाँ पर जनता जो है वो पुत्र है सरकार का। यहाँ उसको ये देखना नहीं कि क्या है, सिर्फ ये देखना है कि क्या आप उसकी समस्या को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए एक अलग। लेकिन यहाँ जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो भारत के से बना रहा कि आखिर समाहित किया गया। इसके पीछे धारणा यही था कि एक वर्ग पढ़ा लिखा था और एक वर्ग पढ़ा लिखा है ना। आप दुर्गादास बसु देखे होंगे, बहुत अच्छी सी पुस्तक जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, उनका मानना यही है कि निश्चित रूप से अगर शिक्षित वर्ग को यह काम कर दिया गया तो आज भी मोनोपोली होता और सिर्फ शुरुआती तौर पर ही लोग बनते जाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका भी सोचना सही था। हाँ, एक समय जरूर आएगा भारत 100% 100% क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा और निश्चित रूप से ये समस्या जाएगी, समाप्त हुई। जैसे ऐसे बोलने वाले बोलते हैं कि बहुत सारे नेता लोग पढ़े लिखे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिथ्या भी हो सकता है। लगभग लगभग 99% आज के समय में है, खास करके जो मैं पार्लियामेंट की जब बात करता हूँ पढ़े लिखे ही है। चलिए, कुछ अपवादित भी है क्योंकि लिखा ही हुआ है तो अब उसको क्या किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ कारण तो जरूर रहा था। अर्थ मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है सिर्फ किस पे आधारित है, भारत का संविधान। क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की कहूंगा, अगर भारतीय राज्य व्यवस्था तो इसका सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ अपने चैप्टर्स होते हैं, चैप्टरों को आप देख लीजिए किताबों में, तो भी आप किताब पढ़ते हैं। हम लोग आज इस पे एक सबसे बड़ी बात करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो देश को आज़ादी कराने में हमारे देश सभी लोगों का रहा, का वर्ग का, निम्न, है ना, सभी धर्मों का रहा। तो भारत के संविधान के जो निर्माता हैं का मानना है सबके लिए इसमें व्यवस्था होनी, लेकिन हर व्यक्ति की व्यवस्था की। तो जब व्यवस्था की बात आता है कि कैसे किसी भारत के विकास किया जाए, तब जरूरत महसूस हुआ जेबी कृपलानी के द्वारा कि कहीं ना कहीं मूल अधिकार, जो कि इसके पहले मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकार की डिमांड जरूर किया था, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप जब दिया गया भारत के संविधान में कि मूल अधिकार बहुत जरूरी है, ठीक वैसे जैसे के समय, है ना, वैसे ब्रिटेन की शुरुआत जरूर किया था, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका ने इसको क्या किया, अपनाया। तो यहाँ पर सवाल हम लोग पॉइंट ले लेते हैं और वो पॉइंट आपका ये पॉइंट ये है मूल अधिकार का, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी आज के समय जो भी एग्जाम नियरेस्ट होने आजकल का, तो आपको पता ही है जितने भी प्रश्न आते हैं सब को रिलेशन मेथड पे आते हैं। जो चर्चा में चल रहा है पूरे पिछले एक साल में, उसी को रिलेट करके का जनरल अवेयरनेस बनाया जाता है कि आप कितने अपडेट। क्लियर यहाँ तक। तो सवाल है आपके पास मूल अधिकार का, और बेसिक सी बात होता सबको पता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, क्या इसका, तो आप लोग को है ना। तो जब भाग 3 की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, पॉइंट पे हम लोग फिर हम लोग इसका विस्तारित एनालिटिकल पार्ट पढ़ लेंगे। फिर मैं कंसेप्चुअल क्लियर कर ला, बस कंसेप्ट क्लियर कितना है, उसके बाद में आपको इसका पूरा का पूरा जो विवरण एनालिटिकल जो इसका प्रोसेस होता है कि कैसे आप इसको पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे को रिलेशन मैथड से आप आंसर के करीब जा सकते हैं, वो मैं आपको सिखा। तो आर्टिकल 12 से लेकर रूप से किस है मूल अधिकार का भारत के संविधान में भाग 3 12 से। चलिए छोटा सा पॉइंट, आखिर भारतीय अधिकार है ना कि अपने एक फीचर से अपनी एक है का हिस्सा, और कई बार क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में मूल अधिकार, और एक शब्द कई बार बोलते हैं मौलिक अधिकार। जब हम हिंदी वर्तनी का यूज करते तो मूल अधिकार बोलना ज्यादा उचित मौलिक अधिकार के अपेक्षा, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे विशेषता का फीचर्स क्या है, क्या विशेषता है भारत के संविधान में मूल अधिकार का, और ये विशेषता आपको क्या बताएगा। विशेषता अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे आपको मैंने बोला बोलने का अधिकार दिएगा, राइट टू, व्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19 का जो 1 है क्लोज या क या ए पार्ट में, अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को जाके आप तू तमाका कर दें, तो आप जाके गाली गलौज कर दें, आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा राइट्स बन, इसका एक अपना परिधि है, इसका एक अपनी क्या है, सीमा है। और परिधि से यदि आप बाहर गए आपको डंडे लगेंगे। और इसकी यही गलती है कि मौलिक अधिकार इतना विस्तारित होते हुए भी भारत में कई बार आपको देखा मौलिक अधिकारों का मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान बनाने वाले ने एक अच्छी बात कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहुत ही सम्मान्य सा कथन था कि संविधान बहुत अच्छा है लेकिन इसको चलाने वाला इससे बेहतर चाहिए, तभी ये काम करेगा। वो कैसे? एक आपको ट्रक दे दिया गया, ठीक है, और आपसे ये कहा गया कि भाई इसको एक ड्राइवर आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके पास दो ड्राइवर, एक तो वो है जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी प्रकार का कोई, और एक ड्राइवर वो है जो 5 साल का नहीं 10 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत नशा करता है, दारू वारू बहुत पीता। बताइए अब गाड़ी किसकी? जाहिर सी बात है जो नशा नहीं करता। अब सवाल ये कि अगर गाड़ी का स्टेयरिंग एक ऐसे व्यक्ति को जो विवेकशीलता उसके अंदर नहीं है ही नहीं, तो गाड़ी जब रोड के चलाने की अपेक्षा किसी, है ना, अर्थात आपके हाथ में यदि फंडामेंटल राइट्स है, आपके हाथ में यदि संविधान है, तो कई बार इसको क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। आप देखिए यही भारत के जब मौलिक अधिकारों का एक बार बहुत जबरदस्त हनन किया गया, कब? 75 की जब हम लोग बात करते हैं 1975, है ना, आंतरिक अशांति शब्द के वजह से इतनी बवाल हो गया कि लास्ट में संविधान संशोधन करके वहां पर हमें सशस्त्र विद्रोह लिखाना पड़ा कि नहीं, आंतरिक अशांति में परिभाषित नहीं किया गया। हम मान सकते हैं कि एक शब्द में कितनी गहराई होती है ना। तो यहाँ जब हम विशेषता की बात को हम लोग मेरे, और आज का जो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मूल अधिकार कितना बारीक है और मूल अधिकार की अपनी एक विशेषता क्या है। ठीक है, चलिए हम कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ, ये जो मूल अधिकार है, हर व्यक्ति अधिकार चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपना अधिकार, और अनेकों प्रकार का अधिकार चाहिए। किसी को आज़ादी, जिसको ये अधिकार होना चाहिए। आज के आधुनिकता की अगर बात करें, भाई दारू पीना, सिगरेट पीना, इस तरह के कपड़े पहनना, अब देखे होंगे आधुनिकता में आजकल सोशल मीडिया में कि उर्फी जावेद का आप नाम बहुत चर्चा में ले रहे होंगे। अब सवाल यह है कि इस तरह के कपड़े पहनना जो एक कई बार अश्लीलता का परिचायक बन जाता है, क्या आप उसे मौलिक अधिकार की, अब ये आपको जज करना पड़ेगा किस हद तक ये मौलिक अधिकार के श्रेणी। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, क्या ये वाकई में निजता का अधिकार सही या गलत है? तो इसी को आपको इसमें आपको समझने को मौका मिलेगा कि आखिर कहाँ पर संशोधन है, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसमें संशोधन कुछ न कुछ करता है। तो सभी बातें सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार ही रहेगी, जो संविधान का अनुसार रहेगा। यहाँ पॉइंट बनता है कि हमारी विशेषता क्या है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। तो एक विषय हमेशा याद रखें, यह सीमित है। क्या है? यह सीमित है। इसका मतलब फाउंडेशन है, ध्यान रखिएगा, यह सीमित है, असीमित नहीं है, सीमित है। सीमित का अर्थ समझ, मतलब आप रस्सी को, रबर को कितना खींच सकते हैं ये आपको अंदाजा हो, ज्यादा खींचेंगे तो ये टूट, अर्थात ये प्रभाव डालेगा फिर ये। तो सीमित बनाने के पीछे बस इतना ही रहा कि अगर इसको असीमित कर दिया गया तो लोग इसका मिसयूज, मतलब पावर हो लेकिन उस हद तक नहीं जो आपके लिए पॉइजन का काम, है ना। जैसे कई बार आप देखोगे धार्मिक चीजों में, जब किसी को वरदान मिल जाता था तो कई जगह यूज ही नहीं होता था, हमेशा वो गलत जगह ही मिस होता था। तो वैसे ही सीमित ही, ठीक है, देखेंगे कि सीमित बनाएंगे। क्या वाद योग, वाद योग का मतलब डिबेटिव, अगर आपको लगता है कि हाँ इस पे बहस होने की जरूरत है, ये हमारा अधिकार है, इस बात में ये बात निहित है, तो वाद योग। अब जाहिर सी बात है ये वाद योग के तो आपको एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ समझ वाले लोग हों, इस
गारंटी 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 कि यह सुप्रीम कोर्ट आपको तब तक नहीं छीनेगा जब तक कि आप किसी का सबूत का अतिक्रमण ना किए हो। तो इसकी गारंटी क्या गारंटी है भाई? हमारे देश में चीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक तो आपको आता है सर्वोच्च न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, आप भी अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल निश्चित रूप से मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने पर या अतिक्रमण हो रहा तो उसको बचाने के लिए या आर्टिकल 30 के माध्यम से एक आदेश जारी कर बोलचाल की भाषा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका लैंग्वेज है उसमें इसे रीट कहा जाए कहीं, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। रीट मीन्स आदेश, एक प्रकार का ऑर्डर है ये, है ना, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को टाल नहीं सकते, अन्यथा ये उल्टा लिख दिया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, अवमानना के तहत आपके ऊपर सजा दिया जाएगा। रूप से आर्टिकल 32 की मदद से मौलिक अधिकार अगर कोई छीन रहा हो तो उसे आपको बचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की इसी पावर को जो हाई कोर्ट है वो रेगुलेट कर सकती है। और हाई कोर्ट जो इस काम को, मतलब अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं, लेकिन राज्यों में हाई कोर्ट की यही काम आपका हाई कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पावर को ट्रांसफर किया है, वो है आर्टिकल आपका कोर्ट। तो अब यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट बन जाता है आपके पास। मतलब अभी हम लोग बेसिक वाली बात बता रहे थे जो बेसिक किताब में लिखा, लोग गहराई में थोड़ी देर के बाद, अब एक वीडियो में तो यही कर लेते ज़्यादा उचित, सा परिचय की बात करें कि मूल अधिकार की विशेषता क्या है। जहाँ तक इस बात है आर्टिकल 226 का, ये देने के पीछे कुछ कारण, क्या कारण था भाई? अब आप बताइए कि मान लीजिए कि कोई बिहार के पटना में रहता है, कोई बिहार के किसी रहता है, कोई उत्तर प्रदेश से किसी गाँव में बिलोंग करता है और उसके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ, भाई उसको ऑटो में चढ़ने के लिए तो पैसा है नहीं, है ना, चप्पल बेचारा नहीं पा रहा, और वो कैसे जाएगा कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना, बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि दिल्ली में स्थापित है, लोगों ने कहा ज़्यादा डिस्टेंस तो क्यों ना हम अपने ही पावर को, सारा का सारा न्यायिक व्यवस्था तो कैसी है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है, एकीकृत हमारी भारतीय न्यायपालिका की एक अपनी बड़ी विशेषता, और ये स्वतंत्र है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो बात है, अपने ही पावर को हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर किया, कौन सा आर्टिकल 226, और अगर कोई छीन रहा है तो रिट जारी करा सकते हैं, और रिट अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार जारी होता है, और ये जारी सुप्रीम कोर्ट। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि रिट कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या बोथ, जाहिर सी बात है जब पावर दोनों के। और एक बात और है, मूल अधिकार के मामले में ज्यादातर जो केस देखने को मिलते हैं वो आपको मिलता है कहाँ, तो ज्यादातर जो केस है आपको देखने को, वो केसेस आपको हाई कोर्ट में ही मिलते हैं, ज्यादा सामने हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मात्र 34 है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो यहाँ पर आपका 3 पॉइंट हो गए। एक और है, तो मूल अधिकार होता है, नेचर जो है बड़ा अलग है, कई बार इसको नेचर देखने को, नेचर का प्रकृति क्या है इसका, तो मूल अधिकार की जो प्रकृति की जो बात, दो तरीकों से काम करता है, या नकारात्मक नेगेटिव सेंस, सकारात्मक, और यह सकारात्मक। अब सवाल है कि सर आप दोनों बात क्यों कर रहे हैं, सकारात्मक? देखिए, अगर मुझे लेना है कोई को, तो मेरे लिए क्या है, सकारात्मक, और आपको देना है तो आपके लिए क्या, आपके लिए नकारात्मक। तो नागरिक के लिए सकारात्मक और राज्य के लिए क्या होता है, नकारात्मक होता है। कई बार कई परिस्थितियों में राज्य न चाह के भी उसे देने पड़ते, तो आप कह सकते हैं कि इसमें नकारात्मक और सकारात्मक। फिर यहाँ तक दूसरी जो बात करते हैं, क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बहुत ही रोचक ये वाला है, अगर इस पॉइंट को आप समझ, यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है।
अब सवाल ये है कि क्या इसके अलावे इसकी और एक विशेषता है, क्या आप जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन जैसा कहीं पर उल्लेख है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मानते हैं क्या संविधान में संशोधन करना बहुत उचित है या अनुचित? कई बार तो लिखा रहता है कि मूल संविधान में नहीं कर सकते, देखना यह कि क्यों नहीं कर सकते। पहले तो ये समझिए, मौलिक अधिकार शोधन या आ सकते कर सकते हैं, इसमें मूल अधिकारों में संशोधन किया जाएगा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट आप चाहें तो इसको ध्यान में रखिएगा कि संशोधन का मतलब क्या है। यहाँ पर अमेंडमेंट का क्या मतलब है? जब 3 में संविधान कहता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ध्यान रखिएगा मूल बातों को छोड़कर आप संशोधन करेंगे, लेकिन किस बात को छोड़कर? मूल बातों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा को छोड़कर। सवाल ये है कि मूल बातों को छोड़कर क्या है भाई, है ना? आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि सर ये मूल बात को छोड़कर ही क्यों किया, आखिर इसका कारण क्या है? आप जानते होंगे जो भारतीय संविधान है और उसमें जो जितने भी लोग बैठे थे 389, उसमें से 99 मतलब सॉरी 85% जो लोग हैं वो सब के सब वकालत किए, मतलब पढ़े लिखे इंसान, और इनका मानना कि जो भी चीज रखी गई है वो बहुत ही सोच समझ कर रखी गई है। तो हमें मूल बात को तो इतना तो पता है कि किसके पॉइजन का काम नहीं करेगा, अमृत का ही काम करेगा। इनका सीधा अर्थ ये हुआ कि मूल बातों को छोड़कर आप संशोधन करें। इसका अर्थ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि आपको सैलून में बाल कटाने के लिए, कहाँ बाल कटाने, जब आप सैलून में बाल कटाने के लिए जाते हैं और बोलते भैया बाल काट दीजिए, अच्छे वाला बाल काटो, जब वो बाल काटता है और बाल का कटिंग ऐसा काट देता है कि जो आपका पहले का जो बाल कटा हुआ है उससे भी बेकार बाल कट जाता है, तो आपका क्या मतलब हुआ कि भाई ये तो मेरा पहले से भी क्या हो गया, खराब हो गया। जो बाल पहले से कटा हुआ है वो बाल का कटिंग अब पहले से भी क्या हो गया, खराब हो चुका। क्या अर्थ ये हुआ कि जो मूल भाव था आपने संशोधन ऐसा किया, जो मूल भाव है वो भाव क्या हो गया, समाप्त हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप संशोधन करें, लेकिन मूल भावना में कभी भी आपको ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको ये काम नहीं करना। अब सवाल ये कि सर मूल बात का बस एक लाइन का उत्तर दीजिए, बस आपको ऐसे ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप घर में दाल बनाएं, क्या बनाएं, दाल, और कोई बोल रहा है कि भैया इसमें तड़का लगा दो, क्या लगा दो, तड़का लगा दो। जाहिर सी बात है दाल बना हुआ प्लेन दाल है और इसमें तड़का लगाना, तो क्या करेंगे, प्याज लहसुन बहुत टमाटर वगैरह उसका धनिया पत्ता का छिड़क लगा लेंगे, बढ़िया से बना लेंगे, निश्चित रूप से लाजवाब दाल बन जाएगा, राइट। लेकिन एक और कंडीशन, अगर आपने ऐसा तड़का लगाया कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस दाल की अगर मैं बात करूं जो पहले की अपेक्षा नमक है, अगर ये नमक ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि जो ये मूल भाव था, अर्थात जो पहले का भी गुण था वो भी नाश हो गया, वो भी खराब हो गया। इसका क्या हुआ, संशोधन आप किए, लेकिन इस तरह का संशोधन ना करें कि मूल बातों पर भी इसका क्या पड़े, प्रभाव पड़े। कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक अच्छा सलाह दिया है कि आर्टिकल 368 में समान सी बात है कि अगर आपको विकास लगता है कि इसके आने से 4 चांद लग सकते हैं, तो नो डाउट आप संशोधन कर ले, लेकिन मूल बातों को बिना टच किए हुए। अब ये मूल बात आम लोगों को समझ में अगर नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करे कि ये मूल बात है। कई बार ऐसे आपको मौका मिला, कई केसेस में आपको देखने, तो यहाँ आपका मेन मुद्दा क्या हो गया, आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, इसका फीचर्स का हल्का सा, यदि मान लीजिए कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार को क्या सबको दिया गया है ना, भारत के रहने वाले क्या सभी लोगों को दिया गया है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक नागरिक, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसका, नागरिक का, तो ये ध्यान रखें नागरिक 2 तरह के हो सकते हैं मोटे तौर पर। एक तो हो गए विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक
ठीक है, विदेशी नागरिक। जब अधिकारों की बात है तो सबको ही लड़ेगा यार, है ना। तो हमारे देश में कुछ विदेशी नागरिक है, मतलब भारत के रहने वाले नहीं है, लेकिन भारत में आकर नागरिकता प्राप्त कर ली, तो हम बोल सकते हैं विदेश, इनको भी मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन एक होते हैं मूल नागरिक। कौन से नागरिक? मूल मूल नागरिक। ऐसे नागरिक हैं मूल नागरिक। तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट्स है, वो भारत के रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और मूल नागरिक को भी प्राप्त है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि भारतीय संविधान की क्या है, सीमित क्यों किया गया है। तो अगले जो मैं क्लास में आपको जो दूंगा वो ये बताएंगे कि आखिर सीमित करने के पीछे भारतीय संविधान क्या एजम्पशन है, क्या अवधारणा है, और किस हद तक ये सही है और किस हद तक ये गलत है, क्या इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो अगले क्लास का वेट करें। तहे दिल से आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आने अच्छा वर्क करेंगे, चीज़ों को समझिए। और पहली बात कि आप तथ्य पर ध्यान ना देके उसके अजम्पशन को समझिए कि कोई अगर चीज़ लिखा हुआ है, कोई कथन लिखा हुआ है, तो उसके पीछे धारणा क्या है। अगर आप धारणा समझते हैं पॉलिटी में ना, तो आप किसी प्रकार के क्वेश्चन जो अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व, ये नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा समानता का अधिकार, समानता, बताइए कहाँ गलत है, बताइए भाई गलत है ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में समानता शब्द है कि नहीं, वहां समता शब्द का यूज किया गया। अब बोला गया इसका तो अर्थ था सबको बराबर होना चाहिए, बिल्कुल गलत। कॉन्स्टिट्यूशन ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा, वो तो कहता है कि बराबर करने का प्रयास किया। और एक लाइन, लास्ट लाइन ये लिख देता है, क्या ऐसा है कि हम को युक्ति युक्त, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, युक्ति युक्त इसको हम वर्गीकरण करेंगे। राज्य के पास ये अधिकार है, ये क्यों? आप फॉर्म भरते हैं तो किसी का पैसा ज़्यादा लगता है, किसी का लगता है, सबको इक्वल क्यों नहीं? वहाँ भी तो आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 कहीं नहीं, आर्टिकल 14 का ही बात करें तो कहीं ना कहीं विधि सबके लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, देखने को मिलता नहीं है। तो समान सी है कि राज्य इसमें क्या कर सकता है, युक्ति युक्त वर्गीकरण कर सकता है। छोटा सा क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर 8 साल का बच्चा जो है मर्डर कर दे और 21 साल का बच्चा मर्डर कर, मर्डर किस होना चाहिए था, कि न्यायपालिका क्या करती, अलग अलग देती है। यहाँ ऐसा क्यों किया गया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन किया। तो अगले क्लास से मिलते हैं, जय।